ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक प्रॉम्प्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसके पीछे कारण ये है कि आज 25 फरवरी है। 25 फरवरी को मेरा जन्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस दिनांक को एक यादगार बनाया जाए, तो YouTube के माध्यम से तो एक ऐसा प्लान किया मैंने कि एक सीरीज शुरू की जाए। और जैसा कि हमारे YouTube चैनल में हमने जो है आंखों देखी भी एक सीरीज प्रारंभ की है और अलग अलग तरह की हम इसमें सीरीज करते जा रहे हैं। और अभी जो हम इसमें नई सीरीज लेकर के आए हैं आज, और वो है और एक सच। तो इस सीरीज का नाम होगा, इस सीरीज का टाइटल होगा और एक सच। तो और एक सच में जो आज का हमारा विषय है वो है भ्रष्टाचार। तो इस भ्रष्टाचार के विषय को बहुत आपने सुना होगा, बहुतायत इस पे चर्चाएं होती रहती हैं। ख़ास तौर से उस समय पे होती हैं जब देश में कहीं चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों। ऐसे चुनावों में अलग अलग मुद्दे निकलते हैं। अभी जैसे बात करें हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो यहाँ इस समय जो दौर चल रहा है वो चल रहा है बेरोजगारी का, और ये महंगाई का दौर चल रहा है। तो बात करें हम बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी का तो हाल ये है कि बताते हैं कि 4 साल में 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। तो इसके पीछे कारण हम कुछ हद तक ये जो है महामारी को भी ले सकते हैं। जैसे कोविड-19 की वजह से ये पूरा विश्व जो है बेरोजगारी के दौर से गुजरा है, और साथ ही साथ जो है आंकड़े हैं हमारे सामने जो दिल दहलाने वाले हैं। बात बेरोजगारी की हो या फिर बात करें हम असुरक्षा की, तो मैं समझता हूँ कि समाज का प्रत्येक वर्ग जो है सुरक्षा महसूस करता है, कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ये तमाम बातें जो हैं, मुद्दे जो हैं, कब उठते हैं? ये उठते हैं चुनाव के समय पे। कभी बेरोजगारी का, तो कभी गरीबी का, तो कभी जो है शिक्षा का। और जहाँ तक बात करें हम शिक्षा की, तो शिक्षा का भी एक ऐसा मुद्दा है जो यदा कदा जो है इसमें भी हरियाली छा जाती है चुनाव के टाइम पे। तो कहने का आशय ये है कि पूरा जो भारत देश है हमारा, वो विषमताओं का देश है, और उन विषमताओं के साथ साथ जो है विकास की विषमता भी जो है यहाँ स्पष्ट दिखती है। तो इस विषमता के कारण ही हमारा जो देश है आज जस का तस है। जो विकास हो रहा है उस विकास के बारे में जो है ये बिल्कुल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो विकास हो रहा है ये विकासात्मक ही विकास है। कहने का आशा ये है कि कोई जो पौधा उग आता है कहीं दूर निर्जन में, तो उस पौधे में कौन पानी देने जाता है? वो स्वतः ही जो है उग आता है। तो ये जब कोई देश आज़ाद होता है, उस देश की आज़ादी के पीछे किन कारकों का हाथ होता है, ये इसमें जो है बात बहस करने की नहीं होती। बात ये होती है कि वो जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का प्रतिफल जो है कितना हमको मिला है और किस हद तक हमने इस आज़ादी को सार्थक बनाया है, ये बात आती है। चाहे वो सरकारों के माध्यम से हो और चाहे वो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से हो। तो आज का जो विषय है वो फिर मैं दोहरा दूं कि ये भ्रष्टाचार है। चूँकि इन मुद्दों पे चर्चा मैंने करना इसलिए ज़रूरी समझा कि जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो ये चुनाव के मुद्दे बनते हैं। और मेरा यहाँ पे जो मूल आशय है, मेरा जो यहाँ पे मूल उद्देश्य है,
कि ये जो देश आप देख रहे हैं, जिस हालात में, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे वह बेकारी हो, चाहे वह निर्धनता हो, चाहे वह आपकी क्या कहें अशिक्षा हो, या फिर ये अन्य अन्य तरह के जो विषमताएं हैं और उनमें उन्माद फैले हुए हैं, उनमें जो संघर्ष चल रहे हैं, इन तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनके पीछे जो एक शक्ति काम करती है, उनके पीछे जो एक मूल कारक है वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का जब मैंने अध्ययन किया, तब हमें लगा कि वास्तव में जो भ्रष्टाचार है वो सारी परेशानियों की जड़ है। और किसी देश में भ्रष्टाचार का होना कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। तो चूँकि हमारे इस श्रृंखला का जो नाम है वो है और एक सच। जी हाँ, और एक सच। हम आपको ये विषय लेकर के आए हैं, तो आप याद रखिएगा। और हमारे जब जब परिस्थितियां बनेंगी तो हम इस सीरीज को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। इस श्रृंखला पे हम जो है बिल्कुल सच्ची घटनाओं का विवरण करेंगे। और चूँकि आज मेरा जन्मदिन है, तो एक ऐसा विश्लेषण मैं करना चाहूँगा मेरे जीवन में क्या क्या मोड़ आए, किन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ। ये बिल्कुल पूरी सच्ची घटना जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। और यदि आपको ये मेरा जो सीरीज़ है, ये मेरा जो धारावाहिक है, ये मेरी जो श्रृंखला है, यदि आपको पसंद आए तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके अलावा आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि लोगों को वास्तविक जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, लोगों को वास्तविक शिक्षा का जो है आभास होना चाहिए। तो इस चैनल का बनाने का उद्देश्य मेरा यही है। तो आज का वीडियो बड़ा होगा निस्संदेह, पर आपके लिए जो है पूरा देखना है। और उसमें जो मेरे साथ गुजरा वो हो सकता है कि कई हिंदुस्तानियों, कई भारतीयों के साथ गुजरा होगा और गुजरेगा, और ये स्थितियां जो बनती रहेंगी। तो जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय को आप गहरे तक समझने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह जो है आप अपने में भी सकारात्मक जो है सुधार करेंगे, और हम अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक भाई जो है, परिवार में एक पिता है, एक बहन है, या जो भी जिन रिश्तों का भी ताना बाना है एक परिवार में, उनमें हम देखते हैं कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ये जो धार्मिक व्यवस्था है ये भी उन्माद पैदा कर रही है। क्योंकि जब आप नारियल चढ़ाना नहीं भूलते हैं और आप अपने भाई के लिए जो है एक पेन लाना भूल जाते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। क्योंकि एक गरीब के लिए आप रोटी देना भूल जाते हैं और आप मंदिर में अगरबत्ती और पुष्प आदि चढ़ाना नहीं भूलते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हमारा कहने का आशय ये है कि जितना आप धार्मिक कार्यों में खर्च कर रहे हैं उसका दशमांश, जैसे बात करते हैं कि ये दशमांश आप अगर यज्ञ में लगा दोगे तो आपके लिए जो है पुण्य प्राप्त होगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जितना आप धर्म में लगा रहे हैं, अगर उसका दशमांश यदि आपने अपने भाई बहनों पर, माता पिता पर लगा दिया पैसा, तो आपका कल्याण रुकना भी नहीं है। कोई ताकत नहीं है बाहरी कि आपका कल्याण रोक दे। तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हमारे अंदर ये रक्त में भर चुका है भ्रष्टाचार। ये चीज़ हमको देखने को मिली है। ये अलग बातें हैं, जब हमने गहरे में जाके देखा तो हमें लगा कि ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। और उन तथ्यों की बात करें हम, जैसे कि आपसी प्रेम और आपसी सद्भावना यदि आप में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचार है।
और यही वजह है कि आज जो संयुक्त परिवार जब हमारे भारत में चलते आ रहे थे तो वो अचानक से जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके पीछे जो हमारा व्यवहार है और हमारा जो स्वभाव है वो भ्रष्टाचारी हो गया है और यही वजह है कि रिश्ते टूट रहे हैं। लोगों में अहम भरा हुआ है जो भ्रष्टाचार का जनक होता है। लोगों में स्वार्थ भरा हुआ है जो भ्रष्टाचार का जनक होता है। लोगों में लोभ मोह भरा हुआ है जो भ्रष्टाचार पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही समाज में और ये निस्संदेह जो है वो ठीक नहीं है और इससे जो करप्शन बढ़ा हुआ है तो ये ठीक बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसमें कुछ सुधार यदि होगा तो वो होगा आपका व्यक्तिगत रूप से। अगर आप व्यक्तिगत अपना सुधार इस बारे में करेंगे, यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर मार्जन करेंगे तो ये होगा। परिमार्जन की आवश्यकता हमें हमारे ब्रेन में है, हमें हमारे मस्तिष्क में है, तब जाके कहीं हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर पाएंगे। और चूंकि सरकारी जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार से अनेकों अनेक जो है प्रभावित हो रहे हैं, जबकि जो गैर सरकारी जो भ्रष्टाचार है उससे हमारे कुछ ही लोग या आपसी संबंधों के जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, इसलिए ये गौड़ माने जाते हैं। और जहाँ तक बात करें हम आत्म भ्रष्टाचार की, तो आत्म भ्रष्टाचार में तो आत्म भ्रष्टाचार में आपका व्यक्तिगत नुकसान है, आपकी व्यक्तिगत क्षति है, आपका पतन निश्चित है। तो ये हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए ये गौड़ हो जाते हैं। हाँ, तो इस पे ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए हम जब व्यापकता की बात करते हैं तो ये जो है आपका सरकारी करप्शन जो है, गवर्नमेंट एजेंसीज में जो करप्शन बैठा हुआ है, जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा लॉस है समाज का, उससे ज़्यादा लॉस है देश का, उससे ज़्यादा लॉस है इस संपूर्ण प्रकृति का। और यही वजह है कि आज सारे जो है सामाजिक कल्याण की जो नीतियां चल रही हैं, सामाजिक कल्याण के लिए जो नियोजन तैयार हो रहे हैं, वो सब जो है एक कागजी घोड़े होते हैं और वो कागजों में दौड़ते रहते हैं और ना कहीं विकास दिखता है और ना कहीं कोई रचनात्मक सुधार दिखता है। जस के तस बना हुआ है समाज, गर्त में धंसता जा रहा है समाज और हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस ढंग से ये समाज जो है छिन्न भिन्न हो रहा है। और इस समाज में ऐसी कुरीतियां जो हैं ऐसी व्याप्त हो गई हैं हमारे मन मस्तिष्क में कि इनका निदान यदि हमने अपने जीवन रहते हुए नहीं किया तो संघर्ष कोई नहीं रोकेगा और विनाश कोई नहीं रोकने वाला है, ये निश्चित है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि भ्रष्टाचार जो है इसने कितने योग्य व्यक्तियों को निगला है, इसने कितने लोगों के हित को निगला है, इसने कितनी जो अच्छाइयों को निगल लिया है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा घातक है तो वो भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं खुद अपने संस्मरण जो है आपसे साझा करने जा रहा हूँ और मैं उन व्यक्तियों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। उस समय मैं स्टूडेंट था और मैं 1992 की बात बता रहा हूँ। 22 मार्च मुझे आज भी दिन याद है कि जब मैं किसी काम से नागपुर जा रहा था तो सागर बस स्टैंड उस समय नया नया बना हुआ था ग्वालियर पैटर्न पे, तो एक बहुत बड़ा विशाल बस स्टैंड जो बना हुआ था तो बड़ा भव्य लग रहा था। तो उसी समय मैंने सुबह 6 बजे नागपुर बस जाती थी, उसमें बैठ गया और उसमें बैठने के बाद होता यह है कि मेरा बिल्कुल 1 मिनट के भीतर मेरा जो ब्रीफकेस है
सूटकेस जो है वो चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद मैं बहुत ही परेशान हुआ, क्योंकि मेरे भाई बहनों के उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और जो काफ़ी जद्दोजहद के बाद बन पाते, और मैं काफ़ी उस समय रोया भी। और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी खूब गुजारिश करी कि हमारी रिपोर्ट लिख दो, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। और उस समय फिर मैं निराश होकर के और अपने गांव वापस चला गया। तो कुछ समय बाद फिर मुझे वो मिला, तो मेरा जो सामान था, मेरा आधा अधूरा सामान मिल गया, पर ये मेरे डॉक्यूमेंट सब मिल गए थे, मेरे भाई बहनों की मार्कशीट वगैरह इत्यादि सब मिल गई थी। और जब मुझे पता चला तो वो जो ड्राइवर के घर में मुझे ये सामान मिला, और मुझे धीरे धीरे इस तथ्य की जानकारी मिली कि ये जो गृह कट का काम करते हैं, ये जो बस स्टॉप पे जो चोरियां हो रही हैं, उसमें न केवल राज्य परिवहन के कुछ कर्मचारी मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है, और उसमें जो गृह कट हैं, जो चोर हैं, वो भी मिले हुए हैं। तो ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार हमारे जीवन में पहली बार आया, तब मुझे लगा कि एक महज चोरी थी, पर अब मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, वो एक भ्रष्टाचारी था। एक सक्षम कर्मचारी द्वारा, एक सक्षम विभाग के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा ये एक जो है घिनौनी हरकत थी, और ये भ्रष्टाचार था। तो ये बात हो गई। अगली बात करें मेरे जीवन में जो अगला जो पड़ाव आया, ये भ्रष्टाचार मुझे पहली बार जो है उसका स्वाद चखने को मिला, और काफ़ी मुझे पीड़ा हुई उसमें। फिर अगला मुझे मिला जब मैं रोजगार की दिशा में बढ़ा, और उसमें आगे बढ़ने के बाद मुझे एक मौका मिला, और वो मौका था मेरे लिए गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर के पद विरुद्ध नौकरी मिलने का। तो मैं 98 में मैंने ज्वाइन किया था उसको, और ज्वाइन करने के बाद फिर मैं उसमें जॉब किया मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ। पर उसमें हुआ ये कि ये हमारा जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केसरी था, वो एक्सीलेंट स्कूल के रूप में कन्वर्ट हुआ, और तत्कालीन जो एसडीएम वहाँ के चेयरपर्सन बने, और आपने जो है वहाँ रूल्स रेगुलेशन निकाला कि इसमें जो नियमित शिक्षक हैं वही इसमें कंटिन्यू काम करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने इस स्वर्ण काल में, वो मेरा युवावस्था थी मेरी, और काफ़ी मैं एक्टिव भी था। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे स्टूडेंट को पढ़ाने को लेकर की बात करें, तो मैंने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अंततोगत्वा जो है मुझे 8 साल बाद एक निराशा हाथ लगी, और मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे ये नौकरी मजबूरन छोड़नी पड़ी, ऐसा कहना उचित होगा। और इसी बीच में एक और घटना घटी थी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो वो घटना जो मेरे सामने एक और घटी थी, ये 2002 की बात है कि उन दिनों मैंने कंपटीशन फाइट किया। उसी समय मैं इसमें भी था, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में भी था, और उस समय 2002 में ये व्यापम की परीक्षाएं निकली, और मैंने वर्ग 2 एवं वर्ग 1 की जो है परीक्षा क्वालिफाई करी। और उस समय जब नियुक्तियां हो रही थी, तो तत्कालीन जो जनपद पंचायत थी, वहाँ उस कमेटी में जो लोग थे, उनमें से लगभग 14 सदस्य थे, जिनमें से 10-12 सदस्य जो है भ्रष्ट थे। और उन भ्रष्ट सदस्यों में से जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे उन दिनों, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट करी, और वर्ग 2 का जो जॉब था वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस समय जो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में वीडियोग्राफी हुई थी, और वो जब नियुक्तियां पूरी हो गई, तो मैंने इस वीडियोग्राफी को निकलवाने के लिए ये आरटीआई वगैरह लगाई, आवेदन लगाया। और उस समय जो तत्कालीन एसडीएम थे रत्नाकर झा, आपने जो है मुझे पूरा सहयोग दिया। पर ये जो करप्शन जो है, जिस तरह से भ्रष्टाचार समाज में फैला हुआ है, उसको मैं आगे नहीं ले जा सका, और अंततोगत्वा वो जो है वो जॉब भी मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से नौकरी करना चाहता था, पूरी ईमानदारी से
जॉब पाना चाहता था। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये इस तरह से घूस देना पड़ेगी। तो ये एक मेरा ये घटना घटी। ये जब वर्ग 2 की घटना समाप्त हो गई, तो उस समय पर एक वर्ग 1 के लिए भी जो है 2003 में पोस्ट निकली हुई थी। तो उस समय जो है तत्कालीन अम, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे जो नियोक्ता भी थे, शुक्ला जी थे, और संभागीय जो अधिकारी थे, जॉइंट डायरेक्टर, वो मेश्राम थे। तो वो 25 तारीख लास्ट डेट थी। उसमें भी मेरा बिल्कुल फ्रेश चयन हो जाना था, क्योंकि वर्ग 1 मैंने क्वालिफाई किया था पॉलिटिकल साइंस से। और उस समय जब मैंने मेश्राम से ये अनुभव प्रमाण पत्र मांगना चाहा, तो उसमें भी उनके द्वारा मुझसे सीधे तौर पे 10,000 रुपये मांगे गए थे, और उन दिनों मैंने वो भी नहीं दिया। तो ये कहने का मतलब ये रहा कि शिक्षा विभाग में मैंने अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर किया उन 7-8 सालों में। 7 सत्रों में मुझसे मैंने जो है पूरी निष्ठा से काम किया। और ये जो है कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार ने मुझे तो प्रताड़ित किया ही, साथ में समाज के लिए भी जो है इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। और मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी, ये जो ऊपर वाला है, या ये हम कहें कि ये जो प्रकृति है, ये कहीं न कहीं आपका जो भ्रष्ट रवैया है उसको नोटिस करती है, और उसके बदले में आपको मिलेगा ज़रूर। तो ये तय है, जो आप काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलना है। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलना तय है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये तो निश्चित है। तो ये हमारे जीवन में कुछ करप्शन ऐसे आए। तो मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार जो होते हैं, भ्रष्टाचार मेरे हिसाब से 3 तरह का है। तो ये तो मैंने जो अभी भ्रष्टाचार की जो बात करी है, ये तो आपको सरकारी या शासकीय भ्रष्टाचार हम कहें आपको, तो ये शासकीय भ्रष्टाचार हो गया। अब अशासकीय भ्रष्टाचार की हम बात करें, तो एक मैं निजी कॉलेज में भी रहा। तो उस कॉलेज में मैंने अवैतनिक रूप से, क्योंकि कॉलेज की हालत ठीक नहीं थी, तो लगभग 1 साल जो मैंने काम किया। और जब उसका अंतिम समय में जब उसकी अर्न हो गई और पेमेंट की बात आई, तो मैनेजमेंट ने मेरी जो पेमेंट दी, वो हंसने वाली बात थी। तो ये वहाँ भी भ्रष्टाचार का जो है दंश मुझे मिला झेलने को। तो ये हो गया। इसके बाद मैं एक भोपाल का ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप है, काकड़ा ग्रुप आज भी है, तो उसमें भी मैंने करा। उसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने काम किया था। तो आज भी मेरा लगभग 30,000 रुपये वहाँ बकाया है। वो बड़ी रिच फैमिली है। तो कहने का आशा ये है कि मैंने 98 से लेकर के 2005 तक, 2005 तक मैंने एजुकेशन में काम किया। इसके अलावा फिर मैं अन्य प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया। तो ये निजी भ्रष्टाचार भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे हमारे भारत देश में, और ये निस्संदेह जो है हमारे राष्ट्र के लिए घुन लगा हुआ है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जब ज्यो-ज्यो मैं लोगों के इस दायरे में, मेरा दायरा बढ़ता गया, और मैं एक गाँव से एक ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पर, और एक मेट्रो सिटीज़ में जब चलता गया, तब मैंने देखा कि ये जो करप्शन है, करप्शन हमारे स्वभाव में आ गया है। करप्शन हमारी एक ऐसी हैबिट बन गया है जो कभी छूटने वाला नहीं। इस वजह से मैंने जो इसका जो तीसरा रूप, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के जो 2 रूप हैं, आपको मैंने बताया कि एक तो सरकारी हो गया और एक गैर सरकारी हो गया। यानी अशासकीय भ्रष्टाचार भी है, शासकीय भ्रष्टाचार भी है। तो ये तो 2 भ्रष्टाचार हो गए। अब जैसे अभी मैं आपको बात करूं कि अशासकीय भ्रष्टाचार ऐसा होता है कि जैसे कोई सेठ साहूकार है, जो लेबर को लगाए हुए हैं, तो उनको उनका मेहनताना नहीं देते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार है। और यदि हम नौकरी कर रहे हैं किसी छोटे उसमें काम में, और यदि हम अपनी कर्तव्य में कोताही बरत रहे हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार है। कहने का मतलब है, चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। अब सरकारी भ्रष्टाचार में जब बात पॉलिटिकल एजेंसीज की आती है, तो उसका तो आपने देखी होगा कि बड़े बड़े जो मंत्री मिनिस्टर हैं, वो जो है जेल की चक्की पीस रहे हैं। वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों, और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। कई जगह के मुख्यमंत्री हैं और कई जगह के मंत्री मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जो है जेल भोगी, जिन्होंने कई यातनाएं सहन करी, और इस भ्रष्टाचार में जो है बड़े पले और फले फूले, और इस तरह से बहुत समय लगा। पर ये मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार है वो न केवल आदमी के जीवन में
एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है, समझ लो ये ब्लाइंड टर्न है। ये जो करप्शन है ये लोगों के यानी उसमें जो एक व्यक्ति है, जो एक सामान्य यात्री है, उसे निस्संदेह कहीं ना कहीं गिर जाना होता है, गिर जाता है। और फिर मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार के एक तीसरे पैटर्न की, जो मैंने खुद अनुभूत किया है। वो मैं बात कर रहा हूँ एक जो है आत्म भ्रष्टाचार। तीसरे तरह का जो भ्रष्टाचार है उसे मैं आत्म भ्रष्टाचार की संज्ञा देता हूँ। क्योंकि आत्म भ्रष्टाचार ये है कि जब आप किसी निकाय में काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रहते हैं, और उस समय जब आप उसके प्रति जो है कपट और दुर्भावना का व्यवहार करते हैं, जो उसे पता नहीं होता है, वह जो है एक आत्म भ्रष्टाचार है मेरे हिसाब से। और ये भी जो है समाज में बहुतायत व्याप्त है। मैं समझता हूं कि जब एक किसी दूसरे के बच्चे को जब आप दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, या उसे आप चिकोटी लेते हैं, या उसे आप जो है कोई ऐसी वस्तु खाने को दे देते हैं जो उसके अनुकूल नहीं है, तो ये भी भ्रष्टाचार है। और ये आत्म भ्रष्टाचार है। मैं आपको बता दूं कि इसी आत्म भ्रष्टाचार के बाद जो है जो चर्चा आती है, ये प्रज्ञा अपराध कहलाता है। और मैं समझता हूं कि इसकी भी बहुत बड़ी मात्रा है लोगों में, और ये जन समुदाय में जो है पर्याप्त मात्रा में व्याप्त है। तो हम भ्रष्टाचार के जब उन्मूलन की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार को समझना बहुत जरूरी होगा। जब हम बात सरकारों की करते हैं, जब हम बात विभागों की करते हैं, जब हम बात सामाजिक प्रतिष्ठानों की करते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों की करते हैं, तो हमारे लिए ऊपर से लेकर नीचे तक केवल भ्रष्टाचार दिखता है। हमारे लिए केवल दूसरों का शोषण करने के अलावा कोई अन्य चीज नहीं दिखती है। सब आदमी स्वार्थ में लिप्त है। उस स्वार्थ लिप्तता के कारण वह भ्रष्टाचार में इतना डूब जाता है कि उसे ये नहीं दिखता है कि इस भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम क्या होने वाला। आज हमारे भारत देश में जिस ढंग से बेरोजगारी है, जिस ढंग से गरीबी है, ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है, मैं मानता हूं। जिस ढंग से आज भी 75 सालों में जो है अशिक्षा का अभाव, जिस ढंग से आज भी हमारे देश में जो है छुआछूत बना हुआ है, जिस ढंग से हमारे देश में आज भी जो है समान जाति जो है व्यवहार नहीं अपनाया जाता है, और जिस ढंग से हमारे देश में कई भाषाई विभिन्नताएं हैं, कई वर्ण विभिन्नताएं हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ये भ्रष्टाचार का ही जो है एक स्वरूप है। तो भ्रष्टाचार को हमें व्यापक रूप में समझना होगा। भ्रष्टाचार को हमारे लिए उस दृष्टिकोण से समझना होगा कि यह एक जो है महामारी है। मैं समझता हूं कि कोविड इसके आगे कुछ भी नहीं है, या और अन्य जो महामारियां हैं, प्लेग है, हैजा है, ऐसी कई महामारियों के नाम आपने सुने होंगे, पर ये जो भ्रष्टाचार महामारी है, इससे कई योग्यताएं मरती हैं, इससे कई जो युवा जो है अपराध की ओर जाता है। मैं एक उदाहरण हूं, इस बात का मैं खुद प्रमाण दे रहा हूं। मेरे साथ में जो उस समय उन दिनों शर्मा जी थे, वो बहुत हताशा हुए, निराश हुए, उन्हें निराशा मिली कि अब हमारा क्या होगा, और अंततोगत्वा फिर उन्होंने जो है पंचायत विभाग ज्वाइन किया। और इसी पीरियड में मेरे साथ जो है एक बड़ी देवरी के जो एक खरैया थे, तो उनकी भी नौकरी छूटी। और मैं बता दूं कि बिहार के झा थे, तो जो माली हालत भी उनकी बहुत खराब थी, तो वो तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। और ऐसे कई हमारे मध्य प्रदेश में हमारी तरह युवा रहे, जो कोर्ट जाने के लिए बात आई तो कोर्ट में भी भारी भरकम पैसा लग रहा था, और इस तरह से न्याय की कोई गुंजाइश नहीं थी। और दोस्तों, मैंने पूरे 8 साल जो है अपने जीवन के खराब किए। और इनके बाद अगर हमारा विजडम, हमारी प्रज्ञा जो है हमारे लिए सत्कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करती, तो निस्संदेह मैं एक अपराधी था। मैं चोरी चमारी करता, मैं लोगों के लिए जो है गलत दिशाओं में ले जाता, और मैं गलत ढंग से जो है अर्निंग करने की सोचता और अपना जीवन यापन करता। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत कम होता है, और ऐसे लोग कम होते हैं जो दंश झेलने के बाद, जो पीड़ा झेलने के बाद, जिनके हक का जो है नहीं मिलता है, तो उस बेरुखी के बाद भी जो सच्चे हृदय के लोग बने रहते हैं, जो ईमानदार बने रहते हैं, ये कम है लोग। ऐसे लोगों की बहुत दुर्लभता है। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ इस चीज को। और जब मैंने देखा कि ये भ्रष्टाचार जो है बहुत ही व्यापक बन चुका है, ये महामारी का रूप बन गया है, मैं देख रहा हूँ समाज में, तो आज भाई
भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए मन बनाता है, तो कभी भाई के लिए जो है हक देने में भी उसे हीन भावना समझता है, उसे हक देने में भी उसे जो है गुस्सा आता है। और भाई के लिए जो है चाहे बहन के लिए हो, चाहे माता पिता के लिए हो, सेवा करने में भी वो पीछे रहता है। तो ये सारे भ्रष्टाचार के कारण है। ये हमारे अंदर जो है भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि वे गार्जियन भी जो है अपने बच्चों में संस्कार वो देते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है और वो किसी आवश्यक वस्तु की डिमांड करता है, मांग करता है, और उस मांग के बाद अभाव के बात कहें या फिर चाहे आपके व्यवहार की बात करें, कुछ लोग कंजूस भी होते हैं, तो जब वो बच्चे को हड़का देते हैं, बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वे गार्जियन भी भ्रष्टाचारी हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है योजनाएं नहीं बनाते हैं, वो भी भ्रष्टाचारी हैं। और मैं समझता हूं कि जब एक माता पिता जब संतान पैदा करके और उन्हें जब उनके हक जो है बराबर नहीं दे के जा पाते हैं, चाहे वो असामयिक मृत्यु हो जाए या फिर टाल मटोल करके भी अपने जीवन में इतिश्री कर लेते हैं अपने जीवन का, तो ऐसे माता पिता भी जो है भ्रष्टाचार का बीज बो देते हैं अपनी संतानों में, और वो संतानें जो है आपस में परस्पर लड़ भिड़ के जो है मरती कटती रहती हैं और कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं आज की बात में कि भ्रष्टाचार जो है एक समाज के लिए बहुत बड़ा गुण है, एक समाज के लिए कैंसर है। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो अगर इसमें पहल करे तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आप जो है आत्म भ्रष्टाचार से मुक्त बनिए। इसके बाद आप जो है सामाजिक भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रयास करें, और इसके बाद जो है आप सरकारी भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रयास करें। और सरकार यदि सुन रही है तो ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को रोकने में अगर आपकी भूमिका ऐसी ही जैसे पिछले 75 सालों से चली आ रही है, ऐसी ही बनी रही, तो निस्संदेह जो है क्रांति होगी, लोग आपस में मरेंगे कटेंगे, और एक फिर से जलजला होगा, और एक फिर से क्रांति होगी, और लोगों को अपराध की ओर बढ़ना होगा, लोगों को कत्लेआम की ओर बढ़ना होगा, ये निस्संदेह। और मैं तो कहता हूं कि अगर यही भ्रष्टाचार विश्व लेवल पे होता है तो ये भी जो है तीसरे विश्व युद्ध को आने में भी समय नहीं लगेगा। ये भी निश्चित है कि जब हम एक दूसरे की सुविधाओं का अतिक्रमण करते हैं तो वहां भ्रष्टाचार पैदा होता है। तो हमारे लिए ग्रंथ, धर्म और पुराण आदि सब जो है बेमाने हो जाते हैं, उनकी कोई अर्थ नहीं होते हैं। लोग केवल कथाओं में सुनता है, लोग केवल सिद्धांतों में बातें करता है, पर वास्तव में आपके अंदर में जो भ्रष्टाचार रूपी कैंसर विद्यमान है, जो बैक्टीरिया विद्यमान है, जो लाइलाज है, उसे दूर करना होगा। उसे दूर करने के लिए आपको खुद आगे आना होगा, आपको खुद विचार करना होगा, आपके अंदर आपको ये भावना पैदा करनी होगी, तब आप जो है राम राज्य की कल्पना करेंगे, तब आप जो है विश्व शांति की बात करेंगे, अन्यथा सब व्यर्थ है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।